राजनीति का चरित्र बेस्या के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। और सरकार प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। और मैंने कहा था पार्लियामेंट की पहली तकरीर में कि मैं ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा जो पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। नहीं हो सका या होने नहीं दिया गया। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में हमने राजनीति के कई रंग देखे। कुछ रंग अपनी आंखों से देखे, कुछ हमारे बड़ों ने हमें बताया और कुछ पुराने अखबार और इतिहास के पन्नों से हमने पढ़ा। इस इतिहास की कुछ झलकियां आपको भी देखनी चाहिए। कभी कभी खबरों की भीड़ में कुछ खबरें छूट जाती हैं और जब मौका स्वतंत्रता दिवस का हो तो एक पत्रकार होने के नाते अपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए पत्रकार भी देशभक्ति के रंग में डूब जाता है। लेकिन एक पत्रकार का प्रयास यही रहता है कि वो समाज की करीब करीब हर उस तस्वीर को समाज से रूबरू कराए जिससे समाज जागरूक बन सके, कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। ऐसे ही कुछ तस्वीरों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने भारत की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने बताई जो शायद विपक्ष को अच्छी नहीं लगी। पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान के ऊपर महत्वपूर्ण बात कही। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने इस बात पर पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा और श्रीकांत त्यागी की याद दिलवा दी। ये जो नोएडा की घटना है, ये घटना ऐसी है, कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां पर एक महिला को कितना अपमानित किया गया और किस भाषा से अपमानित किया गया। और सरकार प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता नेताओं की भाषा क्या। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे झंडे के नीचे प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े थे और विपक्ष भी खड़ा था। तिरंगे का सम्मान दोनों के अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर असहमति थी। शायद यही कारण था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति ने अपना रंग दिखाया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने तो यहां तक कह दिया कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहता था जिसे पूरी दुनिया देखने आती, लेकिन शायद वह बन नहीं पाया या उसे बनने नहीं दिया गया। जब मैं जर्मनी में था
मैंने एक शोरूम में हिटलर का जिक्र किया। वो दुकानदार अपना सामान बेचने के बजाय उठकर अंदर चला गया और वापस नहीं आया। मैंने पूरे जर्मनी में कहीं हिटलर की तस्वीर, उसका स्टैचू नहीं देखा। वो हिटलर जो ये कहता था कि हम पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं और हमारी ही कौम सबसे आला और अफजल है, आज पूरी दुनिया उस सोच और उस शख्स के नाम से अपने आप को बहुत दूर रखती है, यहाँ तक कि उसका अपना वतन उसे याद नहीं करना चाहता। और मैंने कहा था पार्लियामेंट की पहली तकरीर में कि मैं ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा जो पूरी दुनिया से लोग देखने आएंगे। नहीं हो सका या होने नहीं दिया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर गरीब को अमीर बनाने की बात कही और वो अमीर कैसे बनेंगे इसका फार्मूला भी बता दिया। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे? आप एक कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, एक गरीब प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। पढ़ाई होती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेताओं का भाषण तो आपने सुना ही, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। पिछले दिनों आपने प्रयागराज के जावेद पम का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही जावेद पम जिसका नाम प्रयागराज में दंगा भड़काने में प्रमुख रूप से आया था। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कथित बयान के बाद प्रयागराज में दंगा भड़क गया था। पुलिस ने बताया कि दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड जावेद पम है। इसके बाद जावेद पम के घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया। जावेद पम की बेटियों ने कानून का सहारा लेने की बात भी कही। अब जावेद पम के उसी टूटे हुए घर के मलबे पर उसके परिजनों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया है। खबरों के अनुसार परिजनों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। यही उनका घर है, तो यहीं पर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। वहीं 14 अगस्त को गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का जन्मदिवस था। वो 70 साल के हो गए। इस मौके पर उनके घर शुभचिंतकों की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने अपने समर्थकों को 2024 का चुनावी गणित समझाया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से बलिया तक 44 लोकसभा सीटों में भाजपा महज 4 सीटें जीत पाई। इनकी हालत खराब है। आज जरूरत है उसके सच्चाई को सामने रखने की। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 325 की संख्या थी। यूपी में आज सभी सहयोगियों को जोड़ने के बाद बीजेपी के पास महज 270 सीटें हैं। वहीं पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। गाजीपुर में अपने समर्थकों से बात करते हुए बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि बीजेपी के पास ले देकर 2 ही पूर्वज हैं, जिनका नाम वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। लेकिन यह दोनों भी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव की तरह शहीदों की फेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से 11 बार माफी मांगी थी, तब जेल से छूटे थे। उसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बने।
एक भी आदमी जिसने भाजपा को वोट किया है, भाजपा को जिसने वोट किया है, ईमानदारी से जिस दिन अपने बच्चों के भविष्य की तरफ सोच लेगा, किस लिए पढ़ाते हो? हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया का एक अद्भुत व्यक्ति है, ये अमर हो चुका है रहते हुए। ये बनारस आए थे और इन्होंने भाषण दिया, और धन्य है इस देश की जनता जो ताली बजा। उन्होंने भाषण दिया कि पहले की इस देश की शिक्षा नीति बिल्कुल गलत थी, उस शिक्षा नीति को हमने बदल दिया और हम नई शिक्षा नीति लाए हैं। रामजी भाई, नई शिक्षा नीति सुनिए, मोदी जी की नई शिक्षा नीति जिसकी व्याख्या बनारस में उन्होंने किया है 1 महीने पहले जब आए। उन्होंने कहा शिक्षा को डिग्री प्राप्त करने के लिए सीमित मत करो, आधी बात है। शिक्षा ग्रहण करो, डिग्री के लिए नहीं, आधी बात, पूरी बात सुनिए। अच्छा, अगर डिग्री ले लो तो डिग्री नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं। अब बताओ ये पढ़ाई भैया, क्या पढ़ाई, काहे की पढ़ाई? खैर, अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने संबोधन के दौरान अफजाल अंसारी भावुक भी हुए। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी चिंता जताई। इस दौरान अफजाल अंसारी ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर भी पढ़ा। वर्तमान परिस्थितियों में इसके कई मायने हैं। कि यहाँ की मिट्टी में शामिल भारत के सवाल पर जो आज बांटने की कोशिश हो रही है, उस सवाल को उसने कितना 1-2 लाइन के पंक्ति में कहा दिया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लड़ा तो सब है, सबने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कुर्बानी दी है। तब वहीं मंगलवार को बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव जनपद गाजीपुर पहुंचे। वह 1993 के चुनाव आचार संहिता के एक केस में विचाराधीन हैं। इस मामले में वह जनपद गाजीपुर आए। जनपद गाजीपुर में वह मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनीति का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। राजनीति, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक दारू लो, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा। नहीं देंगे झंडा, नहीं देंगे अनाज, झंडा लो। कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। ये हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? हमारी देशभक्ति मुगल नहीं तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज ने तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा, किसी को डर नहीं हो। अंग्रेज रहा, किसी को डर नहीं हुआ। अंग्रेज और ज्यादा अच्छा था। अंग्रेज कम से कम हमारी जो मटेरियल है, हमारा जो इकोनॉमी है, उस पर उसकी नजर थी। हमारी साहित्य पर, हमारी संस्कृति पर, तहजीब पर, हमारे कल्चर पर, हमारे नफरत पर, सोसाइटी को तोड़ने का काम नहीं किया ये पॉलिटिशियन। तो राजनीति में खींचातानी शुरू है और 2024 धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।